आज हम दोस्तों बात करेंगे। नया टॉपिक है अपने रीड सिलेबस के अनुसार। यूनिक टॉपिक है भारत में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर मैं यहां से बात करूं, लोकतांत्रिक देश, बहुत बड़े लोकतंत्र स्तर पर हम बड़े राष्ट्रों में शामिल होते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मतदाता जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतना ही लोकतंत्र वहां समृद्ध, अच्छा और बेहतरीन तरीके से होगा। यानी सरकारें हैं, जवाबदेही होगी, लोग जितने जागरूक होंगे। और लोग अगर भीड़ तंत्र बनकर रह जाते हैं तो लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ तानाशाही और एक बने बनाए ढर्रे पर आधार पर सरकारें चलती है और पुराने ढर्रे पर नया बदलाव उसमें नहीं कर पाती है। ठीक है, मैं यहां से बात करूं, आज हेडिंग आपके दे रखी है, लोकतंत्र में निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रणाली। यानी हम बात करेंगे चुनाव आयोग कौन कौन से नए अपडेट ला रहा है, लोकतंत्र होता क्या है, निर्वाचन का प्रोसेस क्या, तरीका क्या है। एक ही क्लास में सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी हल्की सी जरूर लंबी हो सकती है क्लास में, लेकिन ये जरूर है कि आपको जितनी जानकारी देंगे बेहतरीन और शानदार रहेगी। इससे बाहर आपके लिए कुछ जाने के चांस है नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक चीज बात करूं तो भारत की बात करें। आपको पता हो तो 25 जनवरी 1950 भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। यानी भारतीय जो निर्वाचन आयोग है वो अस्तित्व में आया था। भारतीय निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया था? 25 जनवरी 1930 1950 को आया था। अस्तित्व है, यानी 25 जनवरी वही डेट है जिसके जस्ट एक दिन बाद हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहां से एक चीज मैं आपको नोटिस करवा दूं कि हम मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? हम मतदाता दिवस मनाते हैं इस दिन। हाल ही तो आपको पता हो तो जिसकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष हो रही है, उन सभी बालकों को भारत का नागरिक बनने का अवसर मिल रहा है। यानी हाल ही में 23 और 24 नवंबर को रजिस्ट्रेशन करवाने का, पंजीकरण करवाने का भारतीय मतदाता के रूप में अवसर सरकार यानी निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाया था हर पूरे जैसे मान लो कि देश भर में। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। और यहां से एक चीज नोट करनी है, कब से मना रहे हम? तो ये मतदाता दिवस हम मना रहे 2011 से। सवाल अपने लिए ये बनेगा कि ये जो मतदाता दिवस है, यानी 25 जनवरी 2025 को कौन सा मतदाता दिवस मनाया जाएगा? तो 2025 को 15वां मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मैं आगे के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तो रेट जनवरी में हो सकता है, संभावित तो नहीं है जनवरी में, फरवरी में मीटिंग चल रही है, आगे कितनी क्या रहे उनके हिसाब से मैं जैसे बात करूं तो लेकिन रेट जो वर्तमान होगी उसमें 2025 के अनुसार करंट अपडेट पूछा जाएगा उसमें कि 2025 को 25 जनवरी 2025 को कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया। तो कौन सा था ये मतदाता दिवस? ये 15वां मतदाता दिवस था और ये हमने शुरुआत कब से की? 2011 से इसकी शुरुआत की। 1 जनवरी तो ये एक जानकारी डाटा तो आपको ये नोट करनी। दूसरी मैं आपके लिए यहां से नोटिस करूं, बता दूं कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग अस्तित्व में तो 1950 में आ रहा है। 25 जनवरी 1950 को याद रखना, ये घटना डेट सहित मैं लिख दूं यहां पे।
अस्तित्व में आ रहा है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में याद रखना कि एक तो भाग 15 में है। भाग कहाँ मिलेगा? भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और यहाँ भाग 15 की मैं बात करते हुए ये कह दूं कि अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पे? तो अनुच्छेद याद रखना है 324 से 329 तक उल्लेख है। यानी भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख एक संवैधानिक, इसका हम कह सकते हैं ना ये एक प्रकार से किस प्रकार का आयोग है? संविधान में जिसका उल्लेख है वो आयोग कैसे कहलाता है? संवैधानिक आयोग कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है। और एक चीज मैं यहां से बात करूं, संवैधानिक आयोग है और एक स्वतंत्र तौर पे कार्य करता है अपने से। ठीक है। दूसरी बात यहां से अपने लिए बनता है कि एक विशेष बात इससे नोट करनी है आपको, इसी में से एक आर्टिकल है 326। 326 में दिया हुआ है वयस्क मताधिकार। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है तो मत देने का अधिकार है, उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार का अधिकार है इसमें। और वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो आयु मूल संविधान में तो 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। आपको पॉइंट यहां से ये नोट करना है कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो हमने 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संविधान संशोधन तो हुआ था 1988 में और ये लागू हुआ था मार्च 1989 में। 61वां संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ठीक है। 21 वर्ष से घटाकर ये आयु कितनी कर दी? यानी पहले 21 वर्ष थी मूल संविधान में, अब उसको हमने कम करते हुए कितना कर दिया? 18 वर्ष। अब जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वोट देने का अधिकार रखता है, बस वही क्या है? वयस्क मताधिकार है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी मैं यहां से बात करूं तो सबसे पहली अगर महत्वपूर्ण बात आती है तो ये रहती है कि जो लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र में निर्वाचन, ये तो निर्वाचन आयोग की थोड़ी सी हमने जिक्र किया, निर्वाचन के अधिकार की बात इसमें हमने की। दूसरा पॉइंट यहां से ये नोट करना है कि जो लोकतंत्र है वो क्या होता है? लोकतंत्र हम किसे कहेंगे? तो यहां सवाल ये बनता है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। अब यहां से सवाल ये बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार, तो सबसे पहली बात ये होती है कि लोकतांत्रिक सरकार में लोकतंत्र किसे कहेंगे? और लोकतंत्र हम कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। बहुत अच्छी, सटीक और जबरदस्त परिभाषा ये। ठीक है। यानी ऐसा शासन जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र। ठीक है। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला जो शासन होता है, जो शासन होता है वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब इसमें देखो, जनता
यानी सरकार भी जनता की, चुने गए प्रतिनिधि भी जनता के, और शासन भी किस पे करना है, जनता पे करना है, तो वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। बहुत अच्छी और सटीक परिभाषा इसमें है। ठीक है, अब यहां से दूसरी भाषा में एक चीज समझाना चाहूं तो ये हो सकता है कि इसमें ये ले सकते हैं, इसी परिभाषा के आधार पर ये ले सकते हैं, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, यानी जनता द्वारा चुनी जा रही है ये सरकार, और जनता के लिए क्या हो रहा है, इसका चुना जाना। और ये मानो कि सबसे बड़ी खास बात इसमें होती है कि जनता के प्रति ये जवाबदेही होती है सरकार, जनता के प्रति ही क्या होती है, जवाबदेही ये सरकार होती है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये याद रखना है कि ये सरकार है, मान लो कि सीधी बात करें तो जन भागीदारी पर आधारित होती है। ठीक है, तो जनता के प्रति जवाबदेही का मतलब होता है उत्तरदायी, जनता के प्रति जवाबदेही तथा जन सहभागिता पर जो आधारित सरकार होती है वही क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। पॉइंट ये नोट करना है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है, और जनता के द्वारा चुनी हुई ये लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। हम जैसे मान लो कि हम विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, वो आगे जाके सरकार बनाते हैं और अपने ऊपर ही शासन करते हैं, और जब जनता किसी प्रकार के सवाल जवाब उनसे करती है तो उनको जवाब देना जवाबदेही कहलाते हैं। जन सहभागिता का आधार का मतलब होता है कि जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के वोटों से चुनी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जनता की इसमें भागीदारी होती है, ऐसी सरकार है वो क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। अब सवाल यहां से ये बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, यानी मैं यहां से बात करूं, भारत एक खुद लोकतंत्र देश है और बड़े स्तर पे लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, विशेषताओं में एक चीज जैसे नोट करना आपको, पहली बात में से जैसे लिखूं तो नंबर एक अपने बात आ जाएगी, इस प्रकार की सरकारें होती है वो प्रतिनिधित्मक सरकार होती है, यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं इसमें। ठीक है, सरकार का रूप की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं लोकतंत्र कैसा होता है यहाँ पे, एक तो देखो प्रतिनिधि या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, यानी इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करते हैं, शासन करते हैं। और दूसरी पॉइंट यहां से मैं बात करूं तो अपने याद रखना, इसमें देखो लोकतांत्रिक सरकार में एक तो समानता पर बात ज्यादा होती है, सब समान माने जाती है, और एक न्याय, यानी यहाँ राजतंत्र नहीं होता, राजा के नियम नहीं चलते, इसका मतलब है न्याय की स्थापना इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कुछ और बातें हैं, तो एक ये लोक कल्याण पर आधारित होती है। अब राजतंत्र में लोगों की भलाई के लिए काम करो या नहीं करो, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में आपको योजनाएं कल्याण के लिए लानी पड़ेगी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता की है, ये 5 किलो जो गेहूं मिल रहा है एक प्रकार की लोक कल्याणकारी है, निःशुल्क मेडिकल सुविधा मिल रही है, ये लोक कल्याणकारी विचारों में आती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करें नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, तो विवाद होते हैं ना, उन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, विवादों का शांतिपूर्वक समाधान, जो भी विवाद आएंगे उनका समाधान हम कैसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान करेंगे। और एक याद रखना, जनता जो है ना वो शासन होता है ना, उसमें शासन में
जन सहभागिता, शासन में जन सहभागिता होती है। और 1 नंबर 6 पे बात करें तो इसमें सार्वभौमिक, यानी पूरे देश में क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है इसमें। यानी सभी को अपने वोट देने का अधिकार इसमें समान रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसकी मिलेगी आपको, लोकतांत्रिक सरकार की मिलेगी। यानी पॉइंट अगर हम बात करें तो लोकतंत्र से संदर्भ महत्वपूर्ण रहने वाली है जानकारी। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि जो लोकतंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र याद रखना आपको 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकार, यहां से आपको ज्यादा नहीं, आपको समझना है। एक तो लोकतंत्र होता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक याद रखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष होता है उसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब सवाल यहां से समझने वाली बात यह, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद ही क्या करती है, शासन करती है। यानी जनता स्वयं अपने निर्णय लेती है और स्वयं प्रशासन करने से संबंधित निर्णय इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज नोट करना है। दूसरी बात यहां से, इसमें जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो आपको याद हो तो प्राचीन समय में अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ये उदाहरण मिलते हैं, जैसे सभा और समितियां हुआ करते थे पहले। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण था। आज वर्तमान में जैसे मैं बात करूं तो ये ग्राम सभा जो होती है ना, ग्राम सभा भी एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये मानो कि जो छोटे देश होते हैं ना, छोटे राष्ट्रों में संभव है। इस प्रकार का लोकतंत्र कहां देखने को मिलेगा, छोटे राष्ट्रों में। ठीक है, अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, इस लोकतंत्र में देखो जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी, जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनेगी। जैसे हम एमएलए और सांसद चुनते हैं ना भारत में, वो एक प्रतिनिधि होता है अपना, वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और ये प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करेगा, ये सरकार बनाएंगे। ठीक है, और ये सरकार किस पर शासन करेगी, तो जनता पर शासन करेगी और जनता के लिए रूल्स नियम वगैरह निर्मित करने का काम है। अब सवाल ये बनता है कि जनता प्रतिनिधि चुनेगी, प्रतिनिधि शासन करते हैं। अब यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं चुना जाता, यहाँ पर डायरेक्ट जनता खुद फैसले लेती है अपने लिए नियम बनाने के, और ये प्रतिनिधि आगे सरकार बनाकर सरकार के माध्यम से क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। तो मैं यहां से बात करूं तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, भारत में यही अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और ये कहां संभव होता है, ये बड़े राष्ट्रों में संभव होता है, बड़े राष्ट्रों में ये लोकतंत्र संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट में जैसे बात करूं तो महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण मुद्दा अपने लिए रहते हैं कि राजनीतिक दल है उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें, राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होती है। अब इसमें सवाल ये बनता है, देखो इसमें राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, एक तो सवाल ये बनेगा कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। हमने बहुत बार चुनाव दिए, बहुत पार्टियों को आपने वोटिंग भी करी है और बहुत सारी पार्टियों को आपने क्या किया है, अपने वोटिंग के समय या फिर आप जैसे मैं बात करूं तो बहुत बार अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग दलों को आपने मतदान के समय वोटिंग की। अब बड़ा सवाल यहां से ये निकल के आता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल होता है क्या। तो राजनीतिक दल एक समान विचारधारा के
लोगों का एक दृष्टिकोण है, एक समान दृष्टिकोण, एक समान विचारधारा के लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसकी अगर मैं बात करूं, संविधान के अनुसार वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना उनका प्रमुख ध्येय या कोशिश करते हैं वो, यानी कुल मिला के उनका जो आधार है, उद्देश्य है, वो सत्ता प्राप्त करनी होती। ठीक है, हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में यहाँ पर कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, इसमें मैं जैसे परिभाषा के तौर पे लिखूं तो यह एक समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के संगठन या संगठनों का समूह होता है। समूह होता है जो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, हमारा देश संविधान के अनुसार ही चलता है, ध्यान रखना, संविधान के अनुसार, संविधान सर्वोच्च है, हमें ये पता है कि संविधान क्या है, भारत का सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्र को चलाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पॉइंट यहां नोट करना है कि राजनीतिक दल है वे एक समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का एक संगठन होता है, एक समूह होता है। तो क्या करेंगे, जो संविधान के अनुसार राष्ट्र को चलाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये प्रमुख रूप से एक संगठन होता है, एक समान विचारधारा के लोग हैं, जैसे राजनीतिक पार्टी में देखो समान विचारधारा के लोग उससे जुड़े होते हैं, और कुल मिला के उनका विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, और पार्टी जब सत्ता में आएगी तो अपने विचारधारा को फॉलो करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज मुख्य रूप से आपको नोट करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं जैसे कुछ बात करूं तो राजनीतिक दलों की बात आई। अब यहां से ये चीज नोट करनी है कि भारत में राजनीतिक दलों का उदय मुख्य रूप से किस मुद्दे को लेकर होता है, तो भारत में इन दलों का उदय होता है, भारत में मुख्य रूप से इन दलों के उदय के पीछे आधार होता है, जैसे जाति है। ठीक है, इसके अलावा जैसे भारत में कुछ लोग, कुछ दल है जो संस्कृति, अपनी संस्कृति के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं कि हमारी संस्कृति पिछड़ रही है, हमारी संस्कृति को आगे लाना है। ठीक है, या जैसे कई स्थानों पे आपने देखा होगा भाषा, या मैं बात करूं क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दल बनते हैं। ठीक है, देखो, जाति के आधार पर बहुत सारे दल बनते हैं अपनी जाति को आगे लाने के लिए, अपनी संस्कृति, जैसे मान लो ये अभी आपको देखा होगा राजस्थान में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कुछ क्षेत्र के लोग यहाँ पे भील प्रदेश को लेकर एक आंदोलन हुआ था, काफी लंबा चला भी था, थोड़ा ज्यादा सुर्खियों में। देखो, सरकार जब तक कोई चीज नहीं चाहती तब तक वो सुर्खियों में नहीं आती है, न्यूज है सरकार के अकॉर्डिंग ही चलती है अक्सर, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्षेत्र में आंदोलन हुआ था भील प्रदेश को लेकर। वो अपनी संस्कृति के लिए इस प्रकार का गठन करना चाहते थे, वहां राजनीतिक दल भी है, दबाव समूह भी है वहां पे, ध्यान रखना।
कुछ लोग अपनी भाषा के लेके, जैसे मान लो कि उत्तर भारत में हिंदी भाषा को लेकर है, दक्षिण भारत में बाकी मान लो कि तमिल, तेल, कन्नड़ है, इन भाषाओं को लेकर, या कोई क्षेत्रीय मुद्दे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अन्य कोई जुड़े उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों का क्या होता है, गठन इसमें होता है। एक चीज में ऐसे यहां से राजनीतिक दलों के संदर्भ में बात करूं तो पॉइंट ये नोट करना है कि राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का होता है। अंतिम उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है सत्ता प्राप्ति या सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करना। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, भारत दुनिया का ऐसा देश है, भारत में, विश्व में मैं बात करूं तो भारत में सर्वाधिक राजनीतिक दल है। विश्व में भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों वाले, यानी विश्व में ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक दल है, वो है कौन सा? भारत देश इसमें है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में अगर बात करूं तो इन राजनीतिक दलों को क्या करते हैं कि इन राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग इनका मान लो कि एक निर्धारित मापदंड होता है, और निर्धारित मापदंडों के अनुसार इनको क्या करते हैं? पंजीकरण करता है चुनाव आयोग। यानी मैं सवाल ये करूं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कौन करता है? तो पंजीकरण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भारत का जो चुनाव आयोग है ना, उसके द्वारा इनका पंजीकरण किया जाता है। अब पंजीकरण की बात करें तो चुनाव आयोग है, एक निर्धारित मापदंड पूरा करने के बाद में इनका पंजीकरण होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसमें है कि पंजीकरण के बाद में चुनाव आयोग क्या करता है? इनको देखो, कुछ दलों को कह दे, मान लो कि राष्ट्रीय दल, कुछ तो राजनीतिक दल है उनको राष्ट्रीय दलों की मान श्रेणी में, कुछ राजनीतिक दल है जिनको क्षेत्रीय, और कुछ राजनीतिक दल है जो पंजीकृत ही होते हैं, सिर्फ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, इस आधार पे बांट देते हैं। यानी जो राष्ट्रीय स्तर पे दल होते हैं उनको राष्ट्रीय दल की श्रेणी में, यानी जैसे वर्तमान भारत में 6 राष्ट्रीय दल है। कुछ क्षेत्रीय दल है जो राज्य स्तर पे होते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राज्य की, राजस्थान की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियां 6 राष्ट्रीय पार्टियां भारत में। पंजीकृत दल, जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी पंजीकृत दल है, ध्यान रखना। अभी तक उसको निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय दल की यानी राज्य दल की मान्यता अभी तक नहीं दी है। यानी उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अगली रजिस्ट्रेशन होने वाली पार्टी यही है, भारतीय आदिवासी पार्टी। ठीक है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल की भी इस श्रेणी में इसमें रखा जाता है। तो ये चुनाव आयोग का काम होता है, ये किस दल को किस आधार पर किया। अब सवाल ये होता है कि जिस राजनीतिक दल को, जैसे मान लो कि इसमें जिस भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग क्या कर देता है? पंजीकरण, या फिर मैं बात करूं तो एक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। तो मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं, उन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधाएं दी जाती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो उनको सुविधाएं क्या देते हैं? एक तो देखो उनका चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाता है उनको। ठीक है, एक उनको क्या करते हैं? उनको प्रचार करने के लिए, प्रसार प्रसार करने के लिए, जैसे रेडियो है, जैसे टीवी है, टीवी रेडियो पर उनको समय दिया जाता है कि आप राजनीतिक अपने विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाओ। ये भी काम इनका होता है। एक ये क्या कर सकते हैं, जो निर्वाचन सूची होती है ना, वो सूची चुनाव आयोग से ले सकते हैं। यानी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है ना, वो चुनाव ये क्या कर सकते हैं, एक तो सूची इससे ले सकते हैं, और दूसरी बात एक तो इनसे क्या कर सकते हैं, सूची प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात यहां से आपको नोट करना है कि चुनाव चिन्ह आवंटन का काम करते हैं, जिनको मान लो जैसे राजनीतिक दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है,
भारतीय जनता पार्टी है, इनके जैसे कमल का फूल है, हाथ का पंजा, ये चुनाव चिन्ह किसने आवंटित किए? ये भारत के निर्वाचन आयोग ने आवंटित किए। प्रचार प्रसार के लिए इनको रेडियो है, टीवी पर है, उनको समय दिया जाता है। दूसरी बात है कि जो निर्वाचन आयोग होते हैं, इनके पास में मतदाताओं की सूची होती है, ठीक है, वो सूची है राजनीतिक, ये सुविधाएं हैं, ध्यान रखना। ये क्या होती है इनके लिए? ये इनके लिए सुविधाएं होती है, जिनको ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये होती है सुविधाएं। तो चुनाव आयोग कब देता है? जब उनका पंजीकरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करें तो जो हमारे भारत में वर्तमान की बात करें तो भारत में जो मतदाता यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, और भारत में वर्तमान में 6 है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय दल, ठीक है, और भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दल है 6। कितने हैं? 6 का नाम याद रखना है। जैसे नंबर 1 पे मैं जैसे बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या मैं इसको लिख दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी। नंबर 3 पे बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी। पार्टी या दल। नंबर 4 पे बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये मार्क्सिस्ट है, ध्यान रखना। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और एक नंबर 6 पे अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी। हल्की फुल्की चर्चा करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एक तो देखो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कांग्रेस ही बोलते हैं, और वैसे इसका नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब रिजल्ट आता है तो आईएनसी लिखा होता है, ठीक है। एक लिखा होता है आईएनडी, इन वो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार, उसके संदर्भ में इसकी बात इसमें होती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें नोट करना है आपको, जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को शॉर्ट में बीजेपी या भाजपा बोलते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को हम बोलते हैं बसपा, बीएसपी या बसपा बोलते हैं। और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई बोलते हैं इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और शॉर्ट में याद रखना है सीपीआई कौन सी वाली है, तो ये एम यानी मार्क्सिस्ट वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और आम आदमी पार्टी डबल एपी, ये इनके शॉर्ट नाम है जिनसे हम जानते हैं। अब सवाल अपने लिए बनता है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई 1885 में स्थापित हो गई थी ये। और दूसरी बात मैं यहां से जैसे करूं तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हो गई थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखना है चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, ठीक है। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती वाली, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी।
ये बसपा की स्थापना हुई थी कांसीराम ने सन 1984 में की थी। भाजपा की आपको पता हो तो सन 1980 में स्थापित पार्टी है, वर्तमान में जेपी नड्डा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इसी यानी सरकार भारत में अगर चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हालांकि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और इसी में से 1964 में ये जो मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित ये पार्टी अलग बनी थी। तो इसको बोल सकते हैं सीपीआईएम। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो एक तो देखो हाशिया, हथौड़ा और सितारा, ये तीनों है। मैं इसे बता दूं, जैसे अपने भाषा में बोलते हैं, एक तो दांतली, एक होता है हथौड़ा, ये किसान, ये हथौड़ा मजदूर, और एक इसमें होता है स्टार। इस प्रकार से ये इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है। अच्छा, एनपीपी, एनपीपी में है चुनाव चिन्ह है पुस्तक, या मैं लिख दूं किताब। एनपीपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही 2012 में गठित हुई थी। और एनपीपी को ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, याद रखना आपको, 2019 में। कब मिला? 2019 में दर्जा मिला था। आम आदमी पार्टी भी 2012 में गठित हुई थी, आपको पता हो तो। ये अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ था और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की थी नई पार्टी के रूप में। और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। ठीक है। अच्छा, और ये पार्टी है, इसको नई पार्टी है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पार्टियों में 2023 में ये पार्टी यानी मान्यता प्राप्त इसमें हुई थी। एक चीज आपको नोट करनी है, साइड में अलग से नोट कर लेना। नोट ये करना है कि देखो तीन पार्टियां, जैसे एक तो है AITMC, और एक याद रखना है CPI, और एक तो है नेशनल कांग्रेस, ये NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाले। ये तीनों पार्टियां ना, इनको 2023 में निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनसे छीन लिया। ठीक है। और इन आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, इससे पहले 8 पार्टियां थी, आम आदमी को दे दिया, इन 3 से छीन लिया, तो संख्या घट के कितनी हो गई? 6 हो गई। AITMC का मतलब होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसका हम बात करें तो ये ममता बनर्जी वाले बंगाल में पार्टी है। CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में स्थापित हुई, तो इसने भी अपना अपना अस्तित्व लगभग है थोड़ा कम कर लिया है, तो इस वजह से इनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा लिया। एनसीपी जो शरद पवार वाली है, इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसमें समाप्त कर दिया। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, ये पॉइंट नोट करना आपके काम की चीज है। ठीक है। नेक्स्ट अपने लिए बात ये आती है अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, और मैं यहां से लिख दूं प्रिसिमन। प्रिसिमन में ये नोट करना है, अनुच्छेद है संविधान का 82, अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रिसिमन आयोग का गठन होता है। और अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद में प्रिसिमन आयोग का गठन होता है, यानी सीटों का एक जो मान लो कि जो लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र है, उन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन वापस होता है उनका। ठीक है, कि सीमा का निर्धारण किया जाता है प्रिसिमन आयोग के द्वारा। अब एक तो चीज ये नोट करनी है, आर्टिकल कौन सा है? 82, बहुत बार पूछा गया, सीधा सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है, भारतीय संसद ने क्या किया था? एक अधिनियम बनाया था, प्रिसिमन अधिनियम 2002, यानी प्रिसिमन एक्ट 2002। और इस एक्ट के तहत
हमारी जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार को कृषिमन आयोग केंद्र सरकार द्वारा, ये लिख दूं मैं, कृषिमन आयोग का गठन किया जा सकता है। और ये आयोग क्या करता है? ये आयोग है, एक तो याद रखना, लोकसभा एवं विधानसभा। लोकसभा और जो विधानसभा है ना, इन दोनों के जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, ये जो परिसीमन आयोग है, ये आयोग क्या करेगा? लोकसभा और विधानसभा जो क्षेत्र है, मान लो कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उनको सीमाओं का क्या करता है? निर्धारण करता है। और जो निर्धारण करता है वो याद रखना, उस राज्य की जो जनसंख्या है ना, उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में करता है, ध्यान रखना, के अनुपात में ये निर्धारण होता है। ठीक है, अब यहां से मैं एक चीज बात करूं, एक चीज आपको ये नोट करनी, हल्की सी जानकारी आपको साथ में ये भी रखनी है कि 2001 की जनगणना हुई थी, और जो 2001 की जनगणना हुई थी ना, 2001 की जनगणना के अनुसार हमने जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण हमने कब तक के लिए कर दिया, यानी याद रखना 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और ये लागू हुआ था 2002 में। अब यहां से कि इसका आधार क्या है, तो अभी वर्तमान का आधार ये है कि सीटों का निर्धारण किया था, और फिर हमने जनसंख्या का आधार क्या रखा है वर्तमान में, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 2026 तक है जो सीटें वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं की है ना, वो यथावत रहेगी। कब तक? 2026 तक। अब भाजपा सरकार जैसे 2024 से लगभग मान लो कि 25 लगने वाला 2025, और अब 2025 से क्या याद रखना आपको, 25 में याद रखना है कि 26 में आती सीटों का एक बार परिसीमन होगा, और इसमें आधार ये दिया है कि इस 26 के बाद में जो पहली जनगणना आएगी ना, उस पहली जनगणना पर हम क्या करेंगे, पहली जनगणना पर ही हम क्या करेंगे, सीटों का परिसीमन करेंगे। हालांकि जनगणना अगर बात करें तो 2031 में होनी है, लेकिन 2021 वाले जनगणना की नहीं है, तो सरकार एक प्रयास ये चाहती है कि हम क्या कर रहे हैं, 21 वाली जनगणना को लगभग 25 में कंप्लीट कर ले, या 27 26 27 में कंप्लीट करके, और इस सारा चीज को डाटा को अपने अकॉर्डिंग सेट करके। अब सबसे बड़ी बात है कि जब सीटों का परिसीमन होता है तो राजनीतिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, उसके आधार पर सीटों का परिसीमन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अनुच्छेद 82 के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग के संदर्भ में, एक टॉपिक है स्वीप कार्यक्रम है, एक SVEEP। अक्सर से आपसे पूछा जाएगा कि स्वीप फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है, ये चीज, और बाद में पूछा था कि ये होता है क्या है, ये होता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड, जो मतदाता होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल। इलेक्ट्रोरल पार्टिसिपेंट।
यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वीप। सो हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, यानी हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक ना, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक की निर्वाचन सहभागिता, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं। तो निर्वाचक सहभागिता है, यानी एक तो सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक की सहभागिता, यानी इनकी जो भागीदारी है, यानी एक तो याद रखना जो सिस्टम है, निर्वाचन हो रहा है उसमें मतदान मतदान जो कर रहे हैं उनकी भागीदारी क्या है, इसके तहत हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है और उसको हम बोलते हैं स्वीप, ठीक है। इसको स्वीप नाम से जाना जाता है। अब यहां से सवाल ये बनता है अपने लिए, तो स्वीप में हम कैसे काम लेंगे, इसमें होता है क्या है। इसमें देखो, इसमें जैसे मैं बात करूं तो एक तो निर्वाचकों, निर्वाचकों और नागरिकों, मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण या प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करने, जागरूकता व एवं जन सहभागिता के लिए। इसने हमने क्या किया था, झारखंड राज्य में 2009 में स्वीप कार्यक्रम शुरू किया था, यानी झारखंड राज्य में शुरुआत इसकी की है। और याद रखना, झारखंड राज्य से 2009 में एक मैं बात करूं तो बहुआयामी है। 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा यह बहुआयामी कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, अब देखो यहां से तो अंडरलाइन करना है, झारखंड राज्य 2009 किसके द्वारा स्वीप चलाया गया, तो सारे काम निर्वाचन से संबंधित, तो ये काम कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, बहुआयामी मतलब इसके बहुत सारे काम, ये एक सिर्फ और निर्वाचन की सहभागिता, जानकारी, प्रशिक्षण देना, बहुत सारे काम है स्वीप के। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। अब सवाल ये बनता है कि इसके हमने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्वीप है ना, वो 2013 में शुरू किया था। राजस्थान में 2013 में विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे ना, विधानसभा आम चुनाव में स्वीप चलाया गया। राजस्थान में 2013 में जो आम चुनाव हुए थे
उसमें स्वीप को हमने क्या किया था, प्रारंभ किया था। यहां से ये चीज भी नोट करनी है आपको। तो राजस्थान विशेष की बात करें तो राजस्थान में 2013 में शुरू किया। और ये जो आम चुनाव हुए थे अपने, जिसमें मान लो कि मैं बात करूं 13 से 18 तक वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री रही थी, दूसरी बार बनी थी। और उस समय फिर 18 से बाद में गहलोत जी बने थे और वापस भजनलाल वर्तमान में है ही। ठीक है, तो इस समय की बात करें तो ये पहली बार स्वीप कार्यक्रम राजस्थान में 2013 में चलाया गया था। सवाल अपने लिए बनता है कि स्वीप के उद्देश्य क्या है। स्वीप के उद्देश्य, स्वीप में अगर मैं प्रमुख उद्देश्य की बात करूं ना, तो याद रखना मतदाता जागरूकता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। मतदाता जागरूकता में वृद्धि करना, यानी वोटर है ना, उनको जगाना है कि आपके वोट की बहुत वैल्यू, आपके एक वोट से सरकार बन सकती है, एक वोट से सरकार गिर सकती है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए थे। एक वोट की वैल्यू बहुत, आप अगर वोट दोगे, जितना ज्यादा वोटिंग करोगे आप, उतनी ही आपकी जो सरकार है वो एक अच्छी सरकार बनेगी। और हर में जैसे मान लो कि जैसे 2 लाख वोट है, तो 2 लाख वोटों में से 1,90,000 से 1,000 वोट पड़े ना, तब मजेदारी बनती है कि लोग कितने जागरूक है चुनाव जीतने जिताने के लिए, हराने के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखो उद्देश्य में हमें एक चीज नोट करते हैं। एक तो देखो, एक तो उद्देश्य जिसको बोलते हैं सूचित, सूचित उद्देश्य है एक तो, और एक उद्देश्य है सूचित उद्देश्य। देखो नाम सिर्फ मैं से चेंज कर रहा हूं इसमें। ये चुनाव आयोग के, ये ध्यान रखना, ये स्वीप के उद्देश्य है। सूचित में एक तो से संकर वाला और एक से सड़क वाला, बस इतना ही अंतर है। सूचित उद्देश्य होता है जिसका उद्देश्य निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान। और सूचित उद्देश्य का मतलब होता है जागरूकता के साथ मतदान। ये नहीं कि नींद में जार बोर्ड दे रहा जाए कि दियो पत्तो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके उद्देश्य है। सूचित कौन सा है और सूचित कौन सा है, याद रखना। से शंकर वाला, यहां से निष्पक्ष बात आ रही है इसमें, ये पॉइंट इसके जोड़ के रखना। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी और बता दूं यहां से, तो अपने लिए नोट करना। इसके कुछ नारे हैं। एक तो जैसे मान लो कि समावेशी और गुणात्मक भागीदारी नारा है स्वीप का। नारा जानते हो ना, जिसपे हम बात करते हैं। एक तो देखो समावेशी एवं गुणात्मक भागीदारी, समान रूप से और ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी भागीदारी होनी चाहिए। और दूसरा है कि किसी भी मतदाता को छोड़ा नहीं जा सकता, सबके वोट पड़ने चाहिए। किसी भी मतदाता को छोड़ा नहीं जा सकता, एक एक वोटर है ना, उससे वोट होना होना चाहिए उसमें। ये कुछ नारे हैं जो स्वीप के संदर्भ में। ठीक है, अब दूसरी बात करें, इसकी कुछ कार्य नीति है, किसकी, स्वीप की। स्वीप की त्रिआयामी, त्रिआयामी
कार्य नीति। अब त्रिआयामी कार्य नीति का मतलब 3 आयाम है इसकी कार्य नीति के। पहला तो आपको याद रखना है कि आपको सूचना मिलनी चाहिए। हर जानकारी है चुनाव आयोग आपको देगा, स्वीप के माध्यम से देता भी है, ध्यान रखना। पंजीकरण कब होता है, वोटिंग कब होती है, कब, कहां, कैसे, क्यों, सारी बायोडाटा, सारे सवालों के जवाब यानी सूचना में है, आपको सूचना मिलेगी इसकी। तो पहला आयाम कौन सा है, सूचना। इसमें चाहे पंजीकरण की बात हो, चाहे रजिस्ट्रेशन, किसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण है उसकी जानकारी हो, चाहे मतदान की बात हो। अब हर चीज के बारे में सवाल सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनके सारे सवालों की सूचना मिलेगी। आपको बताओ जैसे अभी 23 और 24 नवंबर को सबके फोन में मैसेज आए थे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, नए वोटर है उनका वयस्क मताधिकार के नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चला रहा है। हर विद्यालय में जहां आपके वोट पड़ते हैं वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचेंगे, अपने बीएलओ से संपर्क करें और उस दिन आप कुछ डॉक्यूमेंट लेकर वहां पहुंचे और नाम जुड़ा दे, फॉर्म नंबर 6 भरे और रजिस्ट्रेशन करवाए। संशोधन करना हो तो फॉर्म नंबर, मान लो कि संशोधन करना है तो 6, 7, 8 ये जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसके संदर्भ में 6 में आपका रजिस्ट्रेशन है, 6A में सीधा ऑप्शन दे रखा है इसमें, जैसे एनआरआई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। 7 में कोई विकलांग वगैरह, 8 में आप संशोधन करना, इस प्रकार के उसमें फॉर्म नंबर दे रखे हैं और सूचनाएं दी जा रही है। दूसरा है कि इसका काम ये भी है प्रेरणा देना। आप वोट क्यों करेंगे, आपके वोट की वैल्यू क्या है, तो मतदाताओं को क्या करना है, जागरूक करना है कि आपके एक एक वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, उनको जागरूक करना है, उनको यह कहना है कि आपके वोट की वैल्यू, और उनको समझाना है ताकि वोट देने के लिए जागरूक होकर वोट देने जाए, यहां तक ये इस प्रकार का कार्य करना होगा। और नंबर 3 पे है कि उनको इन सारी चीजों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने देखो जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वोट देने के लिए आपके घर तक पर्चियां पहुंचती है, वोटिंग वोटर आईडी कार्ड वगैरह सूचनाएं आपके घर तक पहुंचती है, हर जानकारी पहुंचती है। प्लस आप जहां जाते हैं वहां पानी पीने की सुविधा अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, मेडिकल सुविधा होती है, पुलिस प्रशासन, शांति व्यवस्था, ये सारी चीजें सुविधाएं स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग है, और स्वीप की कार्य नीति का हिस्सा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार के मतदाताओं को लाने ले जाने, कोई विकलांग है तो उनके लिए व्हील चेयर की आवश्यक, जो भी आवश्यक है, यानी जो सुविधाएं हैं, गाड़ी जिसको कोई विकलांग बीमार है तो गाड़ी अंदर तक जाने का, सारी सुविधाएं इसमें करने का काम किसका है, स्वीप है, ठीक है। तो ये इनकी कार्य नीति का हिस्सा होता है। दूसरी में बात करूं तो वर्तमान में जो भारत में ये स्वीप है ना, वर्तमान में स्वीप के जो कार्यक्रम है वो 4 चरणों में कार्यान्वित है, ये महत्वपूर्ण है। वर्तमान में स्वीप कार्यक्रम 4 चरणों में कार्यान्वित है। 4 चरण कौन सा है, तो एक तो जैसे नंबर पहले पे मैं बात करूं, स्वीप फर्स्ट, स्वीप सेकंड, स्वीप डेट याद रखने कब से कहां तक चला था, और चौथा है स्वीप फोर, ठीक है। पहला जो कार्यक्रम चला था वो था सन 2009 में प्रारंभ हुआ था और 2012 तक चला था, ठीक है। 2009 से 12 नहीं 13 तक चला था, है ना। और दूसरा जो स्वीप कार्यक्रम सेकंड था वो 2013 से 2014 तक चला था, और तीसरा स्वीप कार्यक्रम है वो 2015 से 2021 तक चला, और चौथा जो वर्तमान में कार्यरत है
2022 से कब तक चलेगा ये? 2025 वर्तमान कार्यरत है। इसमें कुछ योजनाएं, जैसे इसमें मैं बात करूं तो इसमें मतदान है 2022 से लेकर 25 वाले में मतदान 75% तक बढ़ाने का इनका लक्ष्य था। इसमें मुख्य मुख्य लक्ष्य तो ये था कि मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और 75% तक। और जिस क्षेत्र में मतदान के प्रति रुचि नहीं है उन लोगों को रुचि जागृत करें, मतदान के प्रति जागरूक करना, ये सारे इनके प्रमुख रूप से इनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके तहत ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट एक चीज पॉइंट आपको नोट करना है और ये है, अलग से भी बात करूं, ये स्वीप कार्यक्रम कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखो आईसीटी, आईसीटी मतलब सूचना सिस्टम है। और तो हमारा सोशल मीडिया है ना, आईसीटी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रयास कर रहा है। ठीक है। और सोशल मीडिया के जैसे उपयोग के संदर्भ में मैं बात करूं, सोशल मीडिया के उपयोग में निर्वाचन आयोग के नवाचार, अब इसके क्षेत्र में इनके द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं वो नवाचार क्या है, यानी नए प्रयोग है, नए कार्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, वो प्रयोग कौन से, कैसे, किस आधार पे किए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने अपना वेब यानी मतदाताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मतदाता वेब पोर्टल लॉन्च कर चुका है। राष्ट्रीय, एक तो देखो राष्ट्रीय मतदाता वेब पोर्टल, और एक याद रखना है आपको, स्वीप पोर्टल। ये लॉन्च कर चुके हैं हम। निर्वाचन आयोग का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुके हैं। और निर्वाचन आयोग है, एक तो फेसबुक है ना, फेसबुक एवं एक्स, पहले इसका नाम ट्विटर था, ट्विटर पर पारस्परिक मुलाकात। यहाँ आप हाय लिखोगे, हेलो लिखोगे, इस मैसेज करोगे तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई होगा। और इसमें कोई समस्या है तो उन समस्याओं का हम समाधान पूछ सकते हैं, यानी उनकी आप हम कर सकते हैं इनसे संपर्क, और इसमें मुलाकात यानी टेक्निकल से माध्यम से या कैसे भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो वेबसाइट है ना वो भी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी eci.gov.in इस नाम से मान लो कि वेबसाइट है, वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे जब चुनाव आते हैं तो निर्वाचन है या फिर जैसे लोकतंत्र है, इसके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, या आपने कभी देखा होगा चुनाव आयोग ये भी कार्य करता है, बाल संसद वगैरह छोटे स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं, ऑनलाइन प्रतियोगिता वगैरह ये आयोजित करवाता है। ठीक है। निर्वाचन और निर्वाचनों एवं लोकतंत्र पर ऑनलाइन
प्रतियोगिताएं, ठीक है, इनका भी क्या करता है, आयोजन करवाने का काम करता है। तो ये नवाचार है कुछ नए, जैसे वेबसाइट है इनका लॉन्च कर दिया इनके द्वारा। इसके अलावा मान लो कि जैसे ई विजिल ऐप है, जिसके भी हम बात करें तो ये ई विजिल ऐप है, वो क्या करते हैं, इसके माध्यम में शिकायत कर सकते हैं। चुनाव आयोग से संबंधित है, आपको परिणाम जानना हो तो इसके लिए एप्लीकेशन है, आपको रिजल्ट जानना हो, चुनाव आयोग के जितने भी मतदाता जो वोटर है उनके बारे में जानकारी देता है कि कितने मतदाता है। और एक नवाचार याद रखना आपको, अभी हाल ही में पिछले साल हुआ था, वो था एक तो देखो वृद्ध 80 वर्ष से अधिक आयु व 40% से अधिक कोई विकलांग है, यानी इसको दिव्यांग बोला जाता है, इनके लिए एक सुविधा शुरू की थी, होम वोटिंग। इसलिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना अभी हाल ही में 2024 में, 2023 में, उसमें ये शुरुआत की थी, यानी होम वोटिंग की शुरुआत हम कर चुके हैं 2023 में। तो विधानसभा चुनाव हुए थे जैसे राजस्थान में, तो इसमें 40% से अधिक विकलांग और कुछ ऐसे लोग जो मान लो कि वृद्ध है, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक, होम वोटिंग की सुविधा इसमें शुरू की गई थी। ये मुख्य रूप से याद रखना, ये कुछ नवाचार के कुछ अंश, कुछ जानकारी है। अन्य कुछ जानकारी और थोड़ी सी नोट कर लेते हैं। एक तो जैसे आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो शब्द है नोटा। नोटा का वैसे अर्थ होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबोव, यानी मैं यहां से बात करूं नन ऑफ द अबोव, इसको हम कह सकते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। कि अगर ईवीएम से वोट कर रहे हैं तब तो ये बटन मिलेगा, अगर आप मतपत्रों से वोट कर रहे हैं तो अंतिम एक विकल्प मिलेगा, और दोनों में ये अंतिम विकल्प दिया जाता है कि जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप कौन सा बटन दबाओगे, नोटा वाला बटन दबा सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज है। चुनाव आयोग की ये पहल अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी पहल, ये भी ठीक है। और इसमें देखो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, या मैं बात करूं तो यहां से अच्छा ईवीएम के प्रयोग है, पहली बार राजस्थान की बात करें तो 2003 में हो गया था अपने यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एक विकल्प होता है, मैं यहां से बात करूं ईवीएम व मतपत्रों में, ये एक क्या होता है, एक विकल्प होता है ये, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, इसका प्रयोग है ना हमने पहली बार कब किया था, इस प्रावधान को 2013 के जो आम चुनाव हुए थे, 2013 के विधानसभा आम चुनाव में प्रयोग किया। पहली बार इसका प्रयोग किया था 2013 के विधानसभा आम चुनाव में, और उसमें आपको पता हो तो देखो, एक तो अपना राजस्थान था, उसमें चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, उसमें चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, और उस समय चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के भी, उस समय चुनाव हुए थे मिजोरम, यानी 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे कब, 2013 में, और उसमें हमने नोटा शब्द को अप्लाई कर दिया था उस, ठीक है।
ये नोटा के बारे में जानकारी है। और एक नया शब्द और जो फिलहाल सबसे ज्यादा है वो है वी वी पेट। वीवीपेट। वीवीपेट। एक तो याद रखना इसका अर्थ क्या होता है। वोटर है जो वोट देते हैं, तो वोट देते हैं जिससे मान लो ईवीएम में बटन दबाते हैं, तो ईवीएम में बटन दबाने के बाद में एक साइड में स्क्रीन दिखाई देती है, आप कौन से चुनाव चिन्ह किसको वोट दिया, वो कुछ समय के लिए दिखाई देती है, एक पर्ची दिखाई देती है आपको। ठीक है। वो पर्ची जो होती है ना, वो पर्ची हालांकि मान लो कि आप प्रिंट आउट नहीं होता उसमें, लेकिन उसको हम बोलते हैं वीवीपेट। ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, एक तो देखो वोटर वेरीफाइबल, इसका अर्थ होता है वोटर वेरीफाइबल वीवीपेट। ठीक है, मतलब पेपर एड ए ऑडिट ट्रायल ट्रेल। ठीक है, इसका अर्थ होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका अर्थ होता है। और इसकी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इसको लागू करने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन यानी जो निर्वाचन आयोग है, ने निर्वाचन आयोग को 8 अक्टूबर 2013 को निर्देशित किया और कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करो जिससे मतदाता को पता होना चाहिए मैंने किसको वोट दिया, मेरे सामने उसके सबूत होना चाहिए, तो उसका सबूत उस समय के लिए दिखाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरी बात यहां से आपको नोट करना है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है ना, सर्वप्रथम प्रयोग हमने किया था 2018 में किया था। 18 ध्यान, 8 अक्टूबर 2018। तो सर्वप्रथम नागालैंड में किया था इसका प्रयोग। ठीक है। और आपसे ये पूछ रहे कि नागालैंड में कहा किया था, तो नागालैंड की विधानसभा है नोक्सन विधानसभा। नोक्सन में। ठीक है। कब, तो ये प्रयोग भी हमने किया था 2018 में। ठीक है। अब वर्तमान में सब जगह अप्लाई है, सब जगह इसी प्रकार से लागू है। इसी प्रणाली के आधार पर जो मतदाता को अपने वोट की चुनौती देने का एक अनुमति दी जाती है कि मैंने किसको वोट दिया, जिसको वोट दिया वो सही मिला है नहीं मिला है। अन्य एक दो जानकारी के लिए मैं और बता दूं, कुछ सामान्य तौर पे आपको याद रखना है। देखो याद रखना, सी विजिल ऐप, एक तो सी विजिल ऐप है, ये हमने 2009 में शुरू की, लॉन्च शुरू की। और एक है चुनावों से संबंधित जो शिकायतें आती है, वो शिकायत दर्ज करने के लिए
आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, डाउट है, तो हालांकि इसमें सिर्फ विजिल ऐप में आप अपील कर सकते हो। देखो चुनाव आयोग पर निर्भर है कार्यवाही करता है कि नहीं करता है। इसमें वीडियो भी अपलोड होते हैं, लाइव भी होता है, कैमरा स्क्रीन भी है। अब सबूत के साथ में ये जो यहाँ पर आप सबूत अपलोड करते हो कोर्ट में भी मान्य होते हैं, ठीक है। वीडियो भी अलाउ है इस प्रकार के सबूत के तौर पर जब अपलोड किए जाते हैं। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना, ये मानो कि शिकायत करने हेतु एक ऐप है। और एक जानकारी मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ये है, जैसे हेलो वोटर्स, हेलो वोटर्स एक तो याद रखना ये 2021 में शुरू किया गया, और 2021 में हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा शुरू किया गया। मैं यहां से बात करूं तो शुभारंभ कब होता है इसका? 2021 में। और मतदाता दिवस आता है ना जनवरी, 25 जनवरी को, दिवस के दिन या दिवस पर, ठीक है। उसमें हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद द्वारा। हेलो वोटर्स ये एफएम की तर्ज पर होता है, और एफएम की तर्ज पर होता है, इसका मतलब ये एक प्रकार से रेडियो से संबंधित है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार हम कह सकते हैं ये वेब रेडियो है, कार्यक्रम है, वेब रेडियो कार्यक्रम है। और इसमें देखो मान लो कि जैसे हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और क्षेत्रीय भाषाओं में, भाषाओं की बात यहां से आए तो हिंदी भी है इसमें, हिंदी भाषा में भी होता है ये, अंग्रेजी भाषा में भी होता है, और जो क्षेत्रीय भाषाएं है ना, ये 2021 से शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां जो आपको याद रखनी है, यानी पूरी बायोडाटा अच्छी जानकारी के साथ में कंप्लीट रूप से अगर हम बात करें तो भारत में निर्वाचन और मतदान जागरूकता की संदर्भ मुख्य बातें मुख्य इसके ये, सबसे पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, यानी अस्तित्व में आया, गठन हुआ था स्थिति को। और दूसरी बात याद रखना है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, 2011 से 2025 में 15वां मतदाता दिवस मनाएंगे। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है, और 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किए जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक की सरकार है, और जनता के प्रति जवाबदेही, और दूसरी बात है ये जन सहभागिता पर आधारित होती है। सवाल ये होता है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं कि एक तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, इसमें एक समानता और न्याय की बात इसमें होती है, लोक कल्याण विषयों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान, यानी जो विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान इसमें होता है। और दूसरी बात है कि शासन में जन सहभागिता और सार्वभौमिक मताधिकार इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र में देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता खुद भागीदार होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे शासन करके वो शासन चलाते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल है एक समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का एक संगठन होता है, और जिसमें समूह होता है जिसमें संविधान के अनुसार राष्ट्र को चलाने के लिए राजनीतिक की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें भारत में राजनीतिक दलों का अगर मैं बात करूँ तो भारत में उदय के, यानी भारत में उदय कैसे हुआ था, तो भारत में उदय का आधार क्या रहेगा? उदय होता है जाति के आधार पर संस्कृति भाषा क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों का उदय होता है, और भारत इसमें उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का सत्ता प्राप्त करना, ठीक है। भारत में सर्वाधिक राजनीतिक दल है, यानी विश्व में भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल है, और जो राजनीतिक दल है उनको एक निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग उनको एक तो देखो पंजीकरण करता है उनका, और पंजीकरण के बाद की याद रखना है कि
जो उनके मत प्राप्त होते हैं, उन मतों के आधार पर, यानी जो वोट प्राप्त होते हैं, मैं ये लिख दूं, मत प्राप्ति के आधार पर उनको क्या करते हैं, उनको क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में उनको चिन्हित करते हैं, उनको मान्यता देते हैं। सुविधाएं क्या है, तो इनको एक तो चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है और प्रचार रेडियो टीवी पर प्रसार के लिए समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग से निर्वाचन सूची ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। एक तो कांग्रेस है, हाथ का पंजा है, इसका चुनाव चिन्ह है। भाजपा है, जिसका कमल का फूल है। बसपा है, यानी इसका हाथ चुनाव चिन्ह हाथी है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, जिसका चुनाव चिन्ह हसिया, तोड़ा और सितारा स्टार तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी इसका किताब या पुस्तक है। आम आदमी पार्टी इसका चुनाव चिन्ह है। नई पार्टी बने झाड़ू, जिसका चुनाव चिन्ह अरविंद केजरीवाल वाले। ठीक है, नेक्स्ट है परिसीमन आयोग है। अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का, यानी अनुच्छेद 82 के तहत लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन होगा। और 2002 में संसद ने क्या किया था, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के नाम से पारित किया था। अब यहां से सवाल ये बनता है कि ये एक्ट 2002 में आया था, इसके तहत केंद्र सरकार है परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निर्वाचन की सीमाओं का, यानी लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का क्या कर सकते हैं, इसमें उनकी सीमाओं का मान लो कि निर्धारण किया जाता है इसी परिसीमन के द्वारा। और वर्तमान की 2001 की जनगणना के अनुसार 2026 तक जो सीटें हैं वो निर्धारित की वो यथावत रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें तो स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी यहां बात करें स्वीप की, तो निर्वाचकों, नागरिकों, मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने, जागरूक एवं जनसहभागिता बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य से याद रखना है 2009 में इस स्वीप की शुरुआत कहां से होती है, 2009 में झारखंड एक बहुआयामी कार्यक्रम चलाया गया था। राजस्थान में 2013 में हम जो विधानसभा चुनाव है तो इसमें शामिल किया था इसको। स्वीप के उद्देश्य क्या है, तो याद रखना मतदाता जागरूकता में वृद्धि करना, सूचित उद्देश्य और सूचित उद्देश्य दो चीजें याद रखना इसमें, जागरूकता के साथ निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। इसमें इसके नारों की अगर मैं बात करूं तो इसके नारे याद रखना समावेशी एवं गुणात्मक भागीदारी और किसी भी मतदाता को छोड़ा नहीं जा सकता, इसके नारे हैं। नेक्स्ट बात है स्वीप त्रिआयामी कार्यक्रम है, कार्यनीति है। एक तो सूचना, प्रेरणा और सुविधाएं प्रदान करना इसकी कार्यनीति का हिस्सा। स्वीप कार्यक्रम में 4 चरणों के कंप्लीट हो चुके, क्रियान्वित हुआ है। और इसमें याद रखना पहला चरण 2009 से 13, दूसरा 13 से 14 और चौथा चरण है 15 से 21 तक और पांचवा चरण जो वर्तमान में चल रहा है, सॉरी चौथा चरण जो चल रहा है 2022 से लेकर 2025 तक चलेगा। ठीक है, आईसीटी और सोशल मीडिया के उपयोग में निर्वाचन आयोग के नवाचार, तो राष्ट्रीय एक तो मतदाता वेब पोर्टल लॉन्च की हुई है, स्वीप पोर्टल जो अभी हमने बात की थी लॉन्च किया हुआ है, यूट्यूब चैनल है निर्वाचन आयोग का, फेसबुक एवं एक्स ट्विटर पर पारंपरिक मुलाकात करना, वेबसाइट है निर्वाचन आयोग की और लोकतंत्र पर और निर्वाचन पर प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाती है। और वर्तमान में होम वोटिंग की सिस्टम और शुरू की है। नोटा नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई पसंद नहीं। ये ईवीएम में अंतिम बटन होता है और मतदान पत्र जो पर्चियां होते हैं उसमें भी अंतिम ऑप्शन होता है। इसमें 2013 में आम चुनाव में, विधानसभा आम चुनाव में शुरू किया जिसमें राजस्थान के चुनाव भी थे। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वेपर यानी वीवीपैट। और वीवीपैट की अगर मैं बात करूं तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्या जानकारी इसमें रखनी है, तो जानकारी ये रखनी है कि जो पर्ची होती है यानी जो वोट दिया है उसकी चुनाव चिन्ह और उसका नाम है कुछ समय के लिए दिखाई देगा आपको। ये निर्वाचन आयोग को 8 अक्टूबर 2018 में निर्देशित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये 2018 में जो चुनाव हुए थे नागालैंड में विधानसभा के, नोक्सन में विधानसभा चुनाव में इसमें शामिल किया था। सी विजिल ऐप है जिसमें 2009 से 19 से शुरू किया और ये शिकायत दर्ज करवाने के काम आती है चुनाव से संबंधित। हेलो वोटर्स है 2021 में शुरू किया और इसमें एफएम के तर्ज पर हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में वेब प्रसारण इसमें होता है रेडियो के माध्यम से। ये महत्वपूर्ण जानकारी, यानी भारत में निर्वाचन एवं अगर मैं दूसरी बात करूं तो लोकतंत्र की बात करें तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास की अपने थी। ये टॉपिक कंप्लीट थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन शानदार और बेहतरीन तरीके से आपके कंप्लीट हो गया। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, जबरदस्त तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन क्लास है शानदार क्वालिटी के साथ उपलब्ध होती रहेगी। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।